आज तो वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम। वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहाँ सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों के श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक। श्वेत क्रांति हो हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। हो सात तिरंगों। जय जोहार संगियो। बरसाने में हो रही रंगों की फुहार, पर राधा रानी को तो है कान्हा का इंतजार। मुबारक हो आप सबको होली का त्यौहार। साथियों, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब कृषि दर्शन के में आप सभी का स्वागत है। साथियों, बहुत सारे लोगों की यही सोच है कि फलों की खेती ज़्यादा उत्पादन देने वाली या ज़्यादा मुनाफा देने वाली फसल नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आम की फसल की अगर हम बात करें तो आम तो बच्चे से लेके बूढ़ों तक, गरीब से लेके अमीर तक सभी को बहुत पसंद है, इसकी बहुत मांग है। इसलिए आम की खेती अगर आप करते हैं तो 1 वर्ष का आम का पौधा लाएं और वर्षों तक इसका लाभ ले सकते हैं। आम की खेती अगर आप करना चाह रहे हैं तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आम की खेती किस तरह से की जाए, आम में लगने वाले फलों को झड़न से कैसे बचाया जाए, उसमें कौन कौन से रोग लग सकते हैं और उनका निदान कैसे किया जा सकता है। आज इन्हीं सब विषयों पर हम चर्चा करेंगे और इस विषय की जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं कृषि विज्ञान केंद्र पाहंदा से डॉक्टर विजय जैन। सर, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। साथियों, यदि आप आम की फसल के संबंध में कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 1800-233-9418। आइए चर्चा की शुरुआत करें। सर, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि हमारे छत्तीसगढ़ में आम की कौन कौन सी किस्में हैं जो हमारे किसान भाइयों को लगाना चाहिए। हमारे छत्तीसगढ़ में जो किसान भाई आम लगाना चाहते हैं वो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि हमारे यहाँ ज़्यादातर जो डिमांड है वो है दशहरी लंगड़ा किस्मों की है। और एक बात और हमको ध्यान में रखना है कि हमारे बाज़ारों में सबसे पहले जो आम आता है वो आता है दक्षिण भारत का बैगनपल्ली, तोतापरी। जी जी। और वहीं उत्तर भारत का जो हमारा लंगड़ा और दशहरी आम है ये हमारे यहाँ बाद में आता है। जी जी। लेकिन हमारी जो जलवायु है वो जलवायु में यही उत्तर भारत के जितने भी आम हैं लंगड़ा दशहरी वो उत्तर भारत की तुलना में 15 से 20 दिन पहले हमारे बाज़ारों में तैयार होकर आ जाते हैं। जी हाँ जी। अब अगर हमारे किसान भाइयों को लाभ कमाना है तो निश्चित रूप से अगर हम उन किस्मों को लगाएंगे हमारे यहाँ तो हम उनसे पहले बाज़ार में आम को
उतार सकते हैं जी जी और जिससे किसानों को बहुत अधिक फायदा होगा। तो इस प्रकार से अगर हम देखें और हमारा जो टेस्ट भी है तो ज़्यादातर हमारा लंगड़ा, दशहरी और उसके साथ साथ केसर ये किस्मों का है। कुछ इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालयों से भी किस्म निकाली गई है, विशेष रूप से उन किस्मों का हम यहाँ पे लगा सकते हैं। अचार के लिए भी विशेष किस्म लगाई गई है, तैयार की गई है इंदिरा अचार, उसको भी हम लगा सकते हैं। इंदिरा पवन है जो आजकल आप देखते हैं बहुत आंधी तूफान चलता है, तो उन परिस्थितियों में भी एक प्रकार से थोड़ा सा उनमें कम फल झड़ते हैं, तो वो किस्मों को हम लगा सकते हैं। और व्यावसायिक इन किस्मों को जो मैंने नाम बताया अगर हमारे किसान भाई लगाते हैं तो निश्चित रूप से उनको फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा। जी जी सर, हमारे जो किसान भाई आम की खेती कर रहे हैं, जिन्होंने आम का बगीचा लगा रखा है, उन्हें इस समय क्या कृषि कार्य करना चाहिए? देखिए, जिस हिसाब से मौसम में अभी परिवर्तन हो रहा है उन स्थितियों में दोनों चीज़ें, विशेष करके जो बीमारियां हैं वो आम की बौरों पे हमको देखने मिल रही है। जी। और किसान भाइयों को एक विशेष रूप से इसमें ध्यान रखना है कि जो पाउडरी मिल्ड्यू है, सफ़ेद फफूंद, अगर वो बौर को बड़े ध्यान से देखेंगे तो बौर के ऊपर में सफ़ेद कलर की फफूंद का पाउडर दिखता है। और ये जो फफूंद है ये जब लग जाती है तो पूरे बौर में फैलने लगती है और धीरे धीरे बौर के से जुड़े हुए आम की डगाल जो होती है, जुड़ी हुई जो होती है, उनके बीच में फैल जाती है, उनके अंदर के भाग में फैल जाती है और जिससे उनका संपर्क उससे आम के जो फल हैं वो झड़ के गिरने लगते हैं। तो विशेष रूप से इस समय हमको किसान भाइयों के समय उसको बचाना चाहिए और इसके नियंत्रण के लिए फफूंदनाशक जो दवाएं हैं उनका उपयोग करना चाहिए। जी जी सर, जैसा कि आपने बताया कि फफूंद के कारण तो फल झड़ते ही हैं, पर आमतौर पर ये देखा गया है कि जितना बौर आता है पौधे में या पेड़ में उतने फल नहीं लगते, वो फल की झड़न हो जाती है या बौर का झड़न हो जाता है। इसका क्या कारण है और किसान भाई इससे किस तरह से अपने पौधे को या वृक्ष को बचा सकते हैं? देखिए, जब हमको आम की खेती करना है या आम का बगीचा तैयार करना है तो निश्चित रूप से अगर हमको लाभ नहीं होगा तो उसका कोई फिर बगीचे का उपयोग नहीं है। जी। और आम में कीड़े बीमारी और ये सब संभावनाएं जो बनी हैं बदलते परिवेश में, लेकिन अगर हम शुरुआत से उन पौधों का ध्यान रखें, प्रारंभिक अवस्था से उनको नियमित रूप से खाद दें। और खाद में भी एक बात ध्यान रखिए कि आप खाली यूरिया, DAP या पोटाश डालें तो उससे काम नहीं चलेगा। आपको निश्चित रूप से नियमित रूप से अपने खेतों में गोबर खाद का उपयोग करना है, क्योंकि संतुलित खाद का उपयोग करेंगे तो बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट आम को जरूरत पड़ते हैं और वो इन सब से मिलते हैं जो आगे चल के पौधों के फलों को एक मजबूती देते हैं। अंदर से अगर पौधा स्ट्रांग होगा तो निश्चित रूप से उनमें लगने वाले कीट और बीमारियों से वो लड़ लेता है और उस स्थिति में फलों का झड़ने की संभावना कम हो जाती है। ये तो हुआ एक तरीका। दूसरा तरीका है कि जो उनको हमको खाद और उर्वरक देना है वो समय समय पर हम बिल्कुल निर्धारित मात्रा में दें। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए है कि हमको प्रारंभिक अवस्था से ही, मतलब हमारे यहाँ सितंबर अक्टूबर के बाद से ही जब हमारे यहाँ फल के लिए अंदर में बौर की व्यवस्थाएं तैयार होती है आम के अंदर में, तब से हमको नियमित रूप से एक निर्धारित जो कीट और रोग है उसके नियंत्रण की दवाइयों का छिड़काव करना है। विशेष करके जो भुनगा कीट है जिसको हम मैंगो ऑफर कहते हैं, उसके लिए हमको दवाइयों का छिड़काव करना रहेगा। उसके लिए आप इमिडाक्लोरोपिड जो दवा है वो 10 लीटर पानी में 0.3 ml दवा हम लेके उसका छिड़काव करें और इस छिड़काव का 2 से 3 बार अपने को करना है पूरे सीजन में, आम के सीजन में। इसके साथ साथ मैंने जैसे बताया कि आपको ये जो पाउडरी मिल्ड्यू है, सफ़ेद कलर के जो पाउडर की तरफ फफूंद फैलती, ये दोनों बहुत ही घातक चीज़ें हैं जिससे हमारे बहुत ज़्यादा फूल फल झड़ते हैं। तो इनके नियंत्रण के लिए आपको सल्फर जो है वो 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से सल्फर है उसका अपन छिड़काव कर सकते हैं, इससे भी इसमें फ़र्क पड़ेगा। इसके अलावा भी हमको अगर ऐसा लगता है कि बहुत अधिक हमारे पौधे कमज़ोर हैं और किसी कारण से अगर हमारे के फूल या फल झड़ रहे हैं तो हमको एक नेप्थेलिक एसिटिक एसिड जो एक हार्मोन है इसका उपयोग करना है, जो बाज़ार में कई सारे नामों से मिलता है, प्लेनोफिक्स है और भी कई नामों से अलग अलग ब्रांड से मिलते हैं, उनका हमको उपयोग करना है। और इसका हम जैसे फल अगर छोटे छोटे हमारे जब मटर के दाने के बराबर फल हैं तो उस स्थिति में हमको उनका करीब 1 ml 4.5 लीटर पानी में हमको छिड़काव करना है। मात्रा थोड़ी हम बढ़ा सकते हैं पर बहुत ज़्यादा मैंने शुरुआत में कम मात्रा बताई है, इसलिए कि अगर आपने ज़्यादा मात्रा का एकदम से उपयोग किया तो हो सकता है कि उसका नुकसान भी हो सकता है। तो प्रारंभिक अवस्था में आप इस प्रकार का इसका प्रयोग कर सकते हैं। कई बार इसमें गुच्छा रोग जैसे भी देखने को मिलते हैं, तो उन स्थितियों में भी हमको इस हार्मोन का सितंबर अक्टूबर में एक बार और उपयोग करना चाहिए। एक बार सितंबर अक्टूबर में करना चाहिए, दूसरी बार फल जब हमारे बनने लगते हैं तब करना चाहिए। तो इस प्रकार से कुछ चीज़ें करके हम उसका नियंत्रण कर सकते हैं। सर, जैसा कि आपने बताया कि फल में कई बार गुच्छा जैसा बनने लग जाता है, क्या वजह होती है कि फल बनने के समय में आम के बौर की जगह में या जो नन्हे फल लगे होते हैं वहाँ गुच्छा बन जाता है?
देखिए ये जो आम के पौधों में गुच्छा रोग है ये दो प्रकार से होता है। जी। एक तो छोटे पौधों में पत्तियों में भी गुच्छा रोग देखने मिलता जी, जी। है, और बड़े होने पर जो उनकी बौर हैं कुछ जी। विशेष किस्मों में ये देखने को मिलता है। और इसके कई सारे कारण हैं। जी। उनमें से जैसे फफूंद का भी कारण है, कीट का भी प्रकोप रहता है, अंदर से हार्मोन का भी परिवर्तन होता है, उस वजह जी। से भी होता है। जी जी इस स्थिति में किसान भाइयों को सबसे ये ध्यान रखना है कि जैसे उनको इस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं कि छोटी छोटी बौर, जो बौर बड़ी बड़ी होनी चाहिए वो जी। छोटे आकार में रह जाती है और वहीं पे गुच्छा बन जाती है, उनमें फल भी नहीं लगते हैं, तो उनको तत्काल काट के जला दें। जी। उसके बाद जैसा मैंने आपको बताया कि नेप्थेलिक एसिडिक एसिड जो जी। बाजार में विभिन्न नामों से मिलता है उनका हम दवाइयों का छिड़काव करें, फफूंदनाशक का छिड़काव करें, और साथ में इसमें कई बार ये मकड़ियों की वजह से जो कीट है उसकी वजह से भी होता है। अच्छा। तो हमको माइटेसाइड जो बाजार में दवा मिलती है उनका हमको इस पे छिड़काव करना चाहिए। जी, जी, तो जी। ये कई सारे उपयोग करने से ही उसका हम नियंत्रण कर सकते हैं। और जिन पौधों में हमको लक्षण पहली दूसरी बार दिखने लगते हैं तो हमको जी। नियमित रूप से उसका ध्यान रखना है। जी, जी। और ये लगातार 3, 4, 5 साल तक अगर हम उसका उपचार करते हैं तो धीरे धीरे ये समस्या कम हो जाती है। जी जी सर, कई बार देखने में आता है कि आम के पेड़ की जो पत्तियां होती हैं वो काली पड़ने लगती हैं, तो ये न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण है या कोई रोग है ये? ये जो है मैंने जैसे बताया कि जो एक भुनगा कीट होता है, मैंगो जी। ऑफर होता है, छोटे छोटे से कीट होते हैं जो अगर कभी भी आप आम के पेड़ के नीचे खड़े हो जाएं जी, तो जी। आपको उसकी आवाज़ गूंजने की जी, आवाज़ हाँ, सुनाई देगी। जी, जी, हाँ। तो इसका मतलब है वो कीट बहुत अधिक मात्रा में जब बढ़ जाते हैं तो वो पत्तियों पर एक प्रकार का मधु जैसा बोलते हैं, या हम उसको जैसा मिठास वाला द्रव्य छोड़ते हैं। जी जी और उसके बाद सेकेंडरी इन्फेक्शन के रूप में उसमें सूटी मोल्ड नाम की एक फंगस होती है, वो पूरी फैल जाती है। अच्छा। जो पूरा वो काला काला उसका हो जाता है। आप कभी इस मतलब जनवरी फरवरी के महीने में अगर गुजरे बगीचे से तो आपको दूर से वो पत्तियां चमकती हुई दिखाई देंगी और काले रंग की पत्तियां हो जी हाँ, जाती जी है। हाँ। तो ये उसी पहला कीट का वो प्रकोप है, और उसके ऊपर दूसरे रूप में वो फंगस का अटैक है। जी जी और किसान भाइयों को उसको नियंत्रण करने के लिए जैसा मैंने बताया कि प्रारंभिक अवस्था में ही उनको इमिडाक्लोरोपिड जो दवा है उसका उपयोग करना है। एक बार आप इमिडाक्लोरोपिड का उपयोग करें, उसके बाद दूसरे में थायोमिथॉक्साम नाम की जो दवा है उसका उपयोग करें। ये दोनों दवाओं का उपयोग करके 2 से 3 बार अगर करते हैं तो ये उनको समस्या देखने नहीं मिलेगी। जी जी सर, कई बार हम देखते हैं कि आम के पेड़ के तने से पीला चिपचिपा पदार्थ निकलता है, वो क्या है, क्यों निकलता है और इससे कैसे बचाएं पौधे को? देखिए, जब आम के पेड़ों की देखरेख हम करते हैं, कई बार कटाई छटाई करते हैं, जी तो हमको देखने में उसमें क्या होता है कि जैसे हम काटते हैं या कटाई छटाई होती है तो कई बार जो फफूंद है वो उन पौधों के तनों में उनका प्रवेश हो जाता है उसमें, और जिसकी वजह से धीरे धीरे आगे चल के वो पत्तियां सूखने लगती है, शाखाएं सूखने लगती है, बाद में डगालें सूखने लगती है। जी, विशेष जी। करके आप अक्टूबर नवंबर के महीने में देखेंगे जी, तो जी। कई बार आपको दूर से पत्ते सूखे हुए या जले हुए पत्ते दिखाई देंगे। उसके बाद ये बढ़ते बढ़ते पूरे तनों के उसमें फैल जाती है, उनके छिलकों में, बार्क में, और वहाँ से फिर गोंद के रूप में वो बाहर निकलने लगता जी है। जी जी तो ये एक बीमारी है और इसको हम डायबेक भी बोलते हैं। और इसके नियंत्रण के लिए जैसे हम अपना शरीर कटता फटता है तो हम एंटीसेप्टिक लगाते हैं, उसी जी। प्रकार से अगर आम के पेड़ में किसी प्रकार की कटाई छटाई हो या किसी वजह से उसको चोट लग गई हो तो उस स्थान पे आप जो कॉपर फंजीसाइड है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है, जी, जी। उसका छिड़काव करें। और मेरी तो सलाह समस्त अगर आम के बगीचे लगाए हैं तो उनके लिए मेरा ये गुजारिश है कि वो लोग उसमें बोर्डो पेस्ट का नियमित रूप से उपयोग करने का करें। जी, जी। बोर्डो पेस्ट तैयार करें और पौधों में उसका छिड़काव भी करें और उसके पेस्ट को भी उसके ऊपर लगाएं। कैसे तैयार किया जा सकता है बोडो पेस्ट? बोडो पेस्ट के लिए जो है किसान भाई जो है उसमें बाजार में नीला तोता मिलता है जिसे हम कॉपर सल्फेट बोलते हैं। ये आपको किसी भी हार्डवेयर की दुकान में मिल जाएगा और कृषि केंद्रों में भी मिल जाता है। और वैसे ही हमको चूना भी लेना है, बिना भुजा हुआ चूना लेना है। अच्छा। दोनों को आप 1-1 किलो दोनों ले लीजिए और 2 मिट्टी के बर्तन में इनको आप 5-5 लीटर पानी में घोल के और इसका वो बना लें और फिर दोनों को आपस में एक साथ धार से मिला लें। और बाद में आप उसके अंदर एक लोहे का कोई भी आइटम डाल, कोई भी जैसे चाबी है या रॉड है, इसको डाल के आप देख लें कि उस पर किसी प्रकार का जंग तो नहीं आया है। अच्छा। अगर ऐसी स्थिति दिखती है तो उसमें थोड़ा सा चूना की मात्रा आप और बढ़ा लें। अच्छा। और उसके बाद इस पेस्ट को आप जो है तने पे पूरे से लगा दें, करीब करीब 5 से 6 फीट के हाइट पे लगा दें तो ये आपको पौधे को बचा के रखता है बीमारी से। जी जी सर, गर्मी के समय में लू बहुत चलती है, ऐसे समय में अपने पौधों को इससे लू से किस तरह से बचाएं? पानी कब कब देना चाहिए, कितना देना चाहिए?
देखिए, आम के पौधे में जब हम सिंचाई की बात करते हैं तो अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग पानी की उनकी मांग होती है जी। हमारे भी आप देखते हैं, छोटा बच्चा है उनको कम लगता है, बड़े में हमको ज़्यादा होता है। तो शुरुआत की स्थिति में हमको हर 2 से 3 दिन में पानी देना पड़ता है। नया पौधा अगर आपने लगाया, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है तो 4 से 5 दिन में पानी देना पड़ता है। बड़े पौधों में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जैसे ही बारिश खत्म होती है, हमारे छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में मैं बात कर रहा हूँ कि जैसे हमारे यहाँ बारिश खत्म हो जाती है सितंबर अक्टूबर में, उसके बाद जब तक बौर आना और बौर आने के बाद उसमें फल लगने लगते हैं, फल हमारे छोटे मटर के आकार के नहीं हो जाते हैं, तब तक उसमें हमको सिंचाई नहीं करना है। अच्छा, ये बात विशेष रूप से समस्त किसान भाइयों को ध्यान रखना है। जब वो फल बैठ जाता है, बौर में जो फूल हैं, फूल फल में बदल जाते हैं, उस स्थिति में हमको उसमें फिर सिंचाई शुरू करना है और फिर सिंचाई की कमी नहीं करना है। फिर हमको, हमारे यहाँ जैसे तापमान एकदम बढ़ता है तो हर 5 से 6 दिन 7 दिन में एक बार हमको सिंचाई करना है। बहुत बढ़िया होगा कि आप उसमें ड्रिप सिंचाई की व्यवस्था कर लें बड़े बड़े बगीचों में, क्योंकि पानी की उपलब्धता कम होने लगी है। तो अगर आप ड्रिप सिंचाई से पानी का उपयोग करते हैं तो निश्चित रूप से फल के आकार में बढ़ोतरी होती है और फल अच्छे से, उपज भी अच्छी मिलती है। जी जी सर, उपज की आप अगर बात करते हैं तो कई बार हम ये देखते हैं कि आम के पौधे में 1 साल तो फल लगता है और उसके बाद हर बार नए पत्ते आते जाते हैं, बौर नहीं आता है। इससे हमारे किसान भाई किस तरह से निपटें? देखिए, 2 चीज़ें हैं। कुछ किस्में ही ऐसी होती हैं जिनमें एकांतर फलन होता है जी। जैसा मैंने आपको बताया कि विशेष करके हमारी जितनी भी उत्तर भारत की किस्में हैं इनमें एकांतर फलन होता है। जी जी। दूसरा, कई बार हमारा जो मैनेजमेंट है, जो हम उसकी देखरेख करते हैं बगीचों की, उसमें हमारी कमी होती है, तो भी ये परिवर्तन होता है। आप चाहें तो नियमित किस्में हमारी है, आम्रपाली, मल्लिका, ऐसी कई किस्में हैं जो नियमित फल देती हैं, उनका हम उपयोग कर सकते हैं। दूसरी बार ये है कि सिंचाई की, जैसे मैंने व्यवस्था की कि आप बताया कि जब हमारा बौर आने का समय होता है और अगर आप उस समय सिंचाई कर दें तो भी वो जो फूल निकलना है, बौर जो आना है, वो उसमें नई वृद्धियां होने लग जाती, नए पत्ते आ जाते हैं और फिर वो वानस्पतिक वृद्धि होने लग जाती है। तो उस स्थिति में भी हमको फल नहीं मिलता है। तो इसलिए किसान भाई अगर ये दोनों चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो उनको फिर नियमित रूप से फल प्राप्त हो सकता है। जी जी। पर कुछ किस्में एकांतर फलन के लिए होती है और वो लगभग उसमें फायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता किसानों को। जी सर, पौधे की अच्छी बढ़वार के लिए कटाई छटाई भी बहुत ज़रूरी होती है। किस समय करना चाहिए कटाई? देखिए, आम के छोटे पेड़ों में तो हमको कटाई छटाई की जरूरत पड़ती नहीं। जब काफ़ी अधिक मात्रा में बड़े वृक्ष हो जाते हैं और बहुत घने होने लगते हैं तब हमको छटाई करनी पड़ती है। और उनमें भी जिन बौरों में या जिन शाखाओं में फल निकल चुके हैं उनमें हम हल्की छटाई करते हैं। बहुत ज़्यादा छटाई करने का वो नहीं है इसमें। लेकिन उस वक्त बस ये ध्यान रखना है कि कटाई छटाई करने के बाद आपको कोई भी कॉपर फंजीसाइड जो आपके पास उपलब्ध हो या बोर्डो का मिक्सचर उपलब्ध हो, उसका आपको छिड़काव करना है। और इतना ही अब आप अगर उसमें करते हैं तो आपको संतुलित हो। अगर हाँ, ये एक और हो सकता है, कभी अगर आपके आम के पेड़ आपस में टकरा रहे हैं या बीच में बहुत अधिक घना हो गया है तो कुछ शाखाओं को आप निकाल सकते हैं। सर, जो हमारे किसान भाई आम की खेती करना चाहते हैं, जो अभी नए रूप से इसमें जुड़ना चाहते हैं, वो किस तरह से खेत की तैयारी करें, किस तरह से बीज का चुनाव करें? देखिए, आम का खेत लगाने में सबसे पहला तो ये कि हम जो जगह का चयन करते हैं वो देखना है कि हमको कहीं भी पानी भराने वाले स्थान पे आम नहीं लगाना है। अच्छा, ये बात विशेष, क्योंकि हमारे यहाँ जो परिस्थिति है वो ज़्यादातर धान के खेत हैं। तो हमको ये ध्यान रखना है कि आसपास भी, मतलब ठीक है आपका खेत भर रही हो उसमें तो ठीक है, लेकिन आसपास कहीं से भी पानी मतलब खरीफ के सीजन में पानी उस खेतों में ना भराए। ये सबसे पहला किसान भाई को ध्यान रखना है। दूसरा ये है कि भाई अगर फल आते हैं तो हम उसको विक्रय कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, आसपास बाजार में बेचने की व्यवस्था है कि नहीं, इसका हमको ध्यान रखना है। तीसरा, जब हम खेत की तैयारी कर लेते हैं तो फिर उसके बाद हमको उसमें चाहे किसी भी परिस्थिति हो जाए लेकिन कम से कम 2 से 2.5 फीट का गहरा गड्ढा करना ही है। 2.5 फीट चौड़ा, 2.5 फीट लंबा और 2.5 फीट गहरा गड्ढा उसमें जरूर करें। पहली बार जरूर मेहनत लगती है, उस वक्त अगर हम कमजोरी कर जाते हैं तो बाद में 5 से 7 साल बाद आम की जब उपज का, जब हमारा पैसा कमाने का समय आता है तब उसका हमको असर दिखता है कि अगर हम कम गहराई में लगा दिए तो बाद में उनमें उतनी अच्छी उपज नहीं मिलती है। तो प्रारंभिक अवस्था में उसको हमको ये ध्यान रखना है। आम की किस्में मैंने आपको जैसे पहले ही बता दिया है, दशहरी, लंगड़ा, केसर, या हमारे यहाँ की जो किस्में हैं इन किस्मों का प्रयोग कर सकते हैं। दूरी की जहाँ तक बात करें तो हम कम से कम 10 मीटर बाई 10 मीटर का हम चाहते हैं कि जो बड़ी बड़ी किस्में हैं उनको इतनी दूरी पे लगाएं और उसके बीच में वो चाहें तो अंतर्वर्ती फसल लेके अपना फ़ायदा कमा सकते हैं। बहुत अधिक सघन करना भी है तो आप 8 मीटर की दूरी तक रखें, इससे ज़्यादा नहीं रखें, क्योंकि भविष्य में फिर कभी जब उसकी बहुत अधिक ग्रोथ होती है तो हम नहीं कर पाते हैं। जी जी। डॉक्टर विजय जैन, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे किसान भाइयों को बहुत उपयोगी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। साथियों,
बात अगर होली की है और फाग गीत ना हो तो होली की तैयारी अधूरी है। आइए सुनते हैं एक फाग गीत। आप आनंद लीजिए फाग गीत का और हमें इजाज़त दीजिए। हमारे आपसे फिर से मुलाकात होगी। नमस्कार। हो सात रंगों के उड़ते गुलाल बिरजमा होरी खेले नंदलाल। हो सात रंगों के उड़ते गुलाल बिरजमा होरी खेले नंदलाल। हो सात रंगों के उड़ते गुलाल बिरजमा होरी खेले नंदलाल। सात रंगों के उड़ते गुलाल बिरजमा होरी खेले नंदलाल। सात रंगों के उड़ते गुलाल बिरजमा होरी खेले नंदलाल। अरे होरी खेले नंदलाल बिरजमा होरी खेले कौन धरे पिचकारी हो, धरे पिचकारी हो, कौन धरे पिचकारी। का करे हाथे माँ रंग कटोरा कौन धरे पिचकारी हो, कौन धरे पिचकारी हो, कौन धरे पिचकारी हो। होरी खेले नंदलाल बिरजमा होरी खेले होरी खेले नंदलाल। रंगों के उड़ते गुलाल बिरजमा होरी खेले नंदलाल। होरी है रंगों के उड़ते गुलाल बिरजमा होरी खेले नंदलाल। तो राधा के हाथे माँ रंग कटोरा कान धरे पिचकारी हो, कान धरे पिचकारी हो, कान धरे राधा के हाथे माँ रंग कटोरा कान धरे पिचकारी हो, कान धरे पिचकारी हो, कान धरे पिचकारी। होरी खेले नंदलाल बिरजमा होरी खेले नंदलाल। 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 सात रंगों के 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 उड़ते गुलाल बिरजमा होरी खेले नंदलाल। रंगों के उड़ते गुलाल बिरजमा होरी खेले नंदलाल। होरी है उड़ते गुलाल बिरजमा होरी खेले